नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ मैं नेहा बातम बुलेटिन होंगी देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियों के साथ करेंगे। जो खबरें प्रमुखता से हम आपको दिखाएंगे एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सरकार ने किसानों के पाले में गेंद डाल दी है। क्या बॉर्डर पर होगा युद्ध विराम? साथ ही बात होगी पश्चिम बंगाल की, जहां पर अब बीजेपी की रथ यात्रा होनी है। क्या है बीजेपी का 5 फरवरी का प्लान, बताएंगे आपको। शपथ लेते ही कैसे एक्शन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ गए हैं, ये आपको दिखाएंगे। कैसे ट्रंप सरकार के फैसलों को बाइडेन ने पहले ही दिन पलट डाला है। तो शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन की खबर के साथ। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 57वां दिन है। कल सरकार और किसान के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई और उम्मीद बंधी है कि कृषि कानून को लेकर सरकार के साथ किसानों की सुलह हो जाएगी। कल की बैठक में सरकार ने नए कानून पर करीब 1.5 साल तक रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। इस पर आज दोपहर 12 बजे किसान सिंघू बॉर्डर पर चर्चा करेंगे। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान अपने फैसले की जानकारी देंगे। दिल्ली की सरहदों पर 56 दिन से जारी किसान आंदोलन के बीच कल सरकार ने ऐसा प्रस्ताव पेश कर दिया जिससे किसानों और सरकार के बीच सुलह के आसार पैदा हो गए हैं। कृषि मंत्री के मुताबिक इस बात के आसार बन गए हैं कि कल आंदोलन खत्म करने पर सहमति बन सकती है। दोनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। करीब 5 घंटे चली 10वें दौर की बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि नए कानूनों पर करीब 1.5 साल तक रोक लगाई जा सकती है। इस दौरान एक कमेटी बनाकर आपत्तियों पर चर्चा कर ली जाए और कमेटी का जो भी सुझाव हो उसे लागू किया जाए। ने एक ये निवेदन किया, एक खुले मन से प्रपोजल दिया कि सरकार 1-1.5 साल तक इनको सस्पेंड कर देगी और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देगी कि भाई जब तक ये सस्पेंड रहेंगे तब तक इनको लागू नहीं किया जाएगा। और उस पीरियड के दौरान एक कमेटी बनेगी किसान नेताओं की और सरकार की, और वो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना कोई फैसला, कॉन्क्रीट फैसले पर पहुंचेगी। और यदि उस समय तक कोई सहमति नहीं बन पाती है तो उस सस्पेंशन पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। ये भी सरकार ने बात कही आज। सरकार के इस प्रस्ताव का जहां कुछ नेता पहला बड़ा और लचीला कदम बताते हुए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता अब भी उसी रुख पर कायम हैं। वापसी की बात करेंगे, कैसे पता कि हम इस पे बात करेंगे? तो आपको लग रहा है डील ब्रेक नहीं हुई है? कहाँ होगी अभी डील ब्रेक? अभी तो लंबा चलेगा आंदोलन, को ऐसे ही खत्म हो जाएगा। वे जो नोटिस दे रखे, जो मुकदमे दर्ज हो रहे मुख्यमंत्री पे, हरियाणा के मुख्यमंत्री पे प्रपोजल क्यों रखा फिर ये? सरकार का जब मतलब मैं वो अपनी जेब में कोई और कागज लेकर दिखा लग रहा है, उसको मैं कैसे खोज लूं? सरकार का ही तो प्रपोजल है, हमने मान थोड़ा लिया। राज्यों के सरकार के जो प्रस्ताव हैं नहीं होने के। क्यों नहीं राजी होंगे? अरे राज्य क्यों हो? कहीं के लिए बैठा किसान बैठा के बिल रिफिल हो, MSP पे कानून बने। ये सरकार का प्रस्ताव है, किसान का प्रस्ताव नहीं है। ये प्रस्ताव थोड़ा पॉजिटिव है, तो हम लोग तय किया। कल हमारा 500 संगठन है, सबसे बातचीत फुल डे में करेंगे, करके परसों 12 बजे आके अपना मत। साफ दिख रहा है कि किसान नेताओं के बीच दो सुर हैं। बहरहाल आज सरकार के प्रस्ताव पर किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसके बाद कल यानी 22 जनवरी को किसान फिर से सरकार से मिलेंगे। आज तक ब्यूरो। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, 1.5 साल तक क्रियान्वित नहीं किया जाएगा इस बिल को, ये सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। लेकिन इसको लेकर किसानों के बीच क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि सरकार तो लचीली हो रही है, लेकिन क्या किसान भी अब मानेंगे?
लेकिन कई सारी चीजें हैं। 1.5 साल का मतलब क्या है? 1.5 साल का मतलब है अगले जनवरी में उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह चुनाव होने हैं। यानी 1 साल तक जो सबसे महत्वपूर्ण जहां से सबसे ज्यादा इसका खिलाफत है वहां पर चुनाव निपट जाएंगे। उसके बाद क्या किसान बिल लागू होगा? हम सीधे किसानों से बात करते हैं कि आखिरकार वो क्या समझते हैं कि 1.5 साल तक जो सरकार कह रही है कि हम टाल देंगे इसको लागू करना, आपको लगता है 1.5 साल तक टालने से बात बन जाएगी? न बने, 1.5 साल तक बात नहीं बनेगी। हिंदू मुस्लिम सब हम, हिंदू मुस्लिम और सिकाई ईसाई सब हम भाई भाई। तो और क्या लगता है क्या रास्ता होगा? क्योंकि अब तो सरकार थोड़ा लचीला हुई है। लचीला हुई है, धन्यवाद है। सरकार को वापस ले लेना चाहिए, हमारी जान बख्श दे। हम तो यही चाहते हैं, हमारी जान फंसी हुई इस कानून में। हम अपने बच्चों को विचार तो करने के लिए वक्त तो चाहिए ना सरकार को। नहीं, वक्त का भरोसा कैसे? वक्त ले लो, हम पढ़े यहाँ से, आंदोलन खत्म नहीं होगा। रात के काले अंधेरे में अगर कानून लेके आ रहे हैं तब उनको वक्त नहीं था क्या? आज अगर वो वक्त मांग रहे हैं तो किस हिसाब से वक्त मांग रहे हैं और कैसे हम उन पर विश्वास कर लें? जब वो कहते हैं कि हम पर विश्वास करो और विश्वास करने के बाद उन्होंने 40 करोड़ परिवारों की सब्सिडी बंद कर दी गैस की, अब हम कैसे विश्वास कर लें उनसे? बात यहाँ से निकल के आ रही है कि ठीक है, सरकार को अगर वक्त चाहिए तो वो वक्त ले, लेकिन तब तक हमारा आंदोलन भी चलता रहेगा। वक्त उनको दिया जा सकता है, लचीला रुख है, वो स्वागत योग्य है, लेकिन अभी फिलहाल प्रदर्शन खत्म होने की बात नहीं है। लेकिन आज जो मीटिंग है सिंघू बॉर्डर पर वो बहुत अहम है नेहा, क्योंकि उसमें अलग अलग जो 40 संगठन है किसानों के, वो एक साथ बैठेंगे, एक साथ राय मशविरा करेंगे, जो बड़े नेता है वो करेंगे और कल फिर दोबारा मीटिंग है। यानी मीटिंग अभी जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल बंद नहीं हुई है। आज मीटिंग का दौर चलेगा, किसानों का आपस में जो तालमेल है वो फिलहाल आज करेंगे वो बातचीत और एक मुकम्मल नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे शाम तक कि आखिरकार कल क्या जो प्रस्ताव मिला है सरकार की तरफ से उस पर क्या रुख अपनाया जाए। तो सरकार के प्रस्ताव पर मंथन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस मंथन को लेकर किसानों का क्या मूड है, कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देते हैं। हमने वो प्रपोजल टोटली रद्द कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं हम ये टोटली कानून जो तीनों रिपील किया जाए, कानून ले आया जाए। सरकार की तरफ से जो प्रपोजल सरकार, हाँ जी, उसमें आपको कोई मेरिट नजर नहीं आ रहा? क्या डील है वो? डील ये करना चाहती है, एक बार हमको जहाँ से उठाना चाहती है उसकी मंशा है। हमने शुरू से बोला है कि हम ये तीनों कानून रिपील कराने के लिए बैठे हैं, हम इसके अलावा कोई बात नहीं मानने वाले। 1.5 साल का सरकार प्रपोजल दे रही है, 2 भी कर सकती है, हमारी चर्चा में 2.5 भी कर सकती है। और एमएसपी पर हम चर्चा के लिए कमेटी बना देते हैं, तो कमेटी को हमने नए सिरे से खारिज किया है कि हम एमएसपी तो लेके ही जाएंगे। हमें वो बेसिक तो हमने जवाब दे दिया कि हमको रिपील से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सुझाव है और हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो अपने तमाम साथियों को आपके प्रपोजल को रख के डिस्कस कर लेंगे और जो भी कंक्लूजन होगा वो परसों की मीटिंग में आके आपको बता देंगे। तो आपने देखा किस तरीके से किसानों में भी अलग अलग राय है, लेकिन एमएसपी को लेकर सभी एकजुट हैं। अब बात अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की करेंगे। उनकी ताजपोशी कल हो चुकी है। कल अमेरिका में नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने शपथ ली। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर समारोह में सीमित संख्या में मेहमान थे, लेकिन भव्यता की कमी नहीं थी। समारोह में जेनिफर लोपेज और लेडी गागा ने परफॉर्म किया और समारोह का साक्षी बनने कई गणमान्य सदस्य मौजूद थे। मेहमान भले ही कम थे, अमेरिका जैसे देश के लिहाज से समारोह का रुआब भी कम ही था, लेकिन 78 साल के बाइडेन की ऊर्जा और सादगी के आगे सारी कमी, सारी कसर दूर हो गई। कोरोना की दहशत और ट्रंप समर्थकों के उपद्रव की परछाई में बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। That I will faithfully execute the office of President of the United States. सादगी पूर्ण समारोह में बाइडेन की खुश मिजाजी और गर्म जोशी की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। उनका पहला संदेश सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम था। ये बात अनुभवी बाइडेन भी समझ रहे थे, लिहाजा उनका पहला वादा यही रहा कि 6 जनवरी की घटना को अमेरिका की राह का रोड़ा नहीं बनने देंगे। We've learned again that democracy is precious
Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. Please raise your right hand and repeat. बाइडेन से पहले कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो ये पद संभालने वाली न सिर्फ पहली महिला हैं, बल्कि एशियाई मूल की भी पहली शख्स हैं। सब जानते हैं कि उनका ननिहाल भारत के तमिलनाडु में है। इसीलिए जब अमेरिका में वो शपथ ले रही थी तो तमिलनाडु के तुलासेंद्रपुरम गांव के लोग टीवी पर टकटकी लगाए गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। That I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion. इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कई परंपराएं टूटी। मसलन निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप समारोह से दूर रहे, व्हाइट हाउस से भी पहले ही निकल गए। लेकिन ओबामा, बुश और क्लिंटन जैसे पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को बधाई देने जरूर पहुंचे। सीमित मेहमानों और छोटे कार्यक्रम के बावजूद अमेरिका स्टार लेडी गागा और जेनिफर लोपेज ने अपनी पेशकश के जरिए बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी। अमेरिका में नए दौर का इस्तकबाल भारत ने भी किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा। अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए जो बाइडेन को बधाई। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। कमला हैरिस को अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए बधाई। ये ऐतिहासिक क्षण है। भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए कमला हैरिस से चर्चा के लिए उत्सुक हूं। भारत अमेरिका के मजबूत संबंध पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। बाइडेन प्रशासन में भारतीय मूल के कई लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये बात अमेरिका में बढ़ते भारतीयों के महत्व का सबूत तो है ही, दोनों देशों के संबंधों के भविष्य के लिहाज से भी ये बेहद अहम है। आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता प्रतीक्षा इस वक्त सीधे वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा, कल जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में कई परंपराएं बनी, कई परंपराएं टूटी, लेकिन सबकी नजर, सबका फोकस इस बात पर है कि आने वाले वक्त में अमेरिका के रिश्ते भारत और चीन के साथ कैसे रहने वाले हैं। जी सही बात है। प्रेसिडेंट ट्रंप को जिस तरह का आदर और सम्मान भारत में मिला था, शायद काफी सारे अमरीकी लोग ही उनको उस तरह का प्यार नहीं देते। लेकिन अब जब जो बाइडेन ने अपनी सेरेमनी में कहा सबसे कि ये वक्त है यूनिटी का, एकता का, सबको एक साथ मिलकर आना है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नाजुक होता है और लोकतंत्र जीत गया, उनका मतलब यही था कि पिछले 2 महीने से जो राष्ट्रपति ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह वो जो इलेक्शन का अंजाम है उसको पलट दें और जो बाइडेन की जीत को खारिज कर दें, वो जो ये कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर पाए आखिरकार। लेकिन इसके चलते हमने देखा पिछले कुछ हफ्तों में कितना उपद्रव हुआ, कैपिटल हिल पे हमला हुआ। लेकिन आप सही कह रही हैं, अब आगे चल के सबकी नजरें भारत में कम से कम इस बात पर हैं कि अपने देश के, उनके अपने खुद के मसले इतने सारे हैं रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन वो डेफिनेटली भारत के साथ जो बाइडेन, सभी विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो बाइडेन भारत के मित्र हैं, वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहेंगे। उन्होंने पहले भी कहा है कि भारत से अच्छे संबंध होना अमेरिका के हित में है और खासकर चीन को देखते हुए, चीन का जो एशिया में प्रभुत्व बढ़ रहा है उसको देखते हुए वो जरूर चाहेंगे कि वो भारत से अच्छे
अच्छे रिश्ते बनाए रखें ताकि वो भारत को एक काउंटर बैलेंस की तरह यूज कर सके। चीन के प्रति भी उनका रुख कड़ा रहने की ही संभावना है, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप का था। उन्होंने अपने सारे कैंपेन के दौरान ये कहा कि हम चीन को जिम्मेदार ठहराएंगे, जिन चीजों के लिए हमें उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, और उन्होंने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो चाइना पर प्रेसिडेंट ट्रंप के मुकाबले थोड़े नर्म रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक्षा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अमेरिका में ट्रंप का राज खत्म हो चुका है। वॉशिंगटन से जाते जाते ट्रंप तल्खी दिखा ही गए। बाइडेन की शपथ में वो शामिल नहीं हुए। वो शपथ समारोह से पहले ही फ्लोरिडा चले गए। फ्लोरिडा रवानगी से पहले उन्होंने मिलिट्री बेस पर कमांडर इन चीफ के रूप में सैनिकों को आखिरी बार संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप परिवार के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि वो किसी न किसी रूप में लौटेंगे जरूर। Just a goodbye. We love you. We will be back in some form. And again, I want to just in leaving, I want to thank our Vice President, Mike Pence, and Karen. I want to thank Congress because we really worked well with Congress, at least certain elements of Congress. But we really did. We've gotten so much done that nobody thought would be possible. But I do want to thank Congress. And I want to thank all of the great people of Washington, D.C., all of the people that we worked with to put this miracle together. So, have a good life. We will see you soon. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. तो ट्रंप ने कहा है कि किसी न किसी रूप में वो वापसी जरूर करेंगे और यहां पर इस संबोधन में उन्होंने सबका धन्यवाद भी किया। बहरहाल बात अब पश्चिम बंगाल की सियासत की करेंगे, क्योंकि बंगाल में सत्ता परिवर्तन की आस लिए बीजेपी बड़ा अभियान चलाने जा रही है। दरअसल 5 फरवरी से पूरे देश में रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे परिवर्तन यात्रा का नाम भी दिया गया है। करीब 10 साल पहले ममता ने जो नारा बंगाल में बुलंद किया था, आज वही नारा उनके खिलाफ बीजेपी का चुनावी घोष बनने जा रहा है। परिवर्तन। जी हां, बंगाल में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब लिए बीजेपी इसी नारे के साथ अपने चुनावी अभियान को रफ्तार देने को तैयार है। पूरे बंगाल में इसी नाम से बीजेपी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का खाका भी तैयार है और तारीख भी तय है। 5 फरवरी से बंगाल में शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रथ यात्रा का शुभारंभ। रथ यात्रा बंगाल की सभी 294 सीटों से होकर गुजरेगी। रथ यात्रा की कमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता संभालेंगे। यात्रा के दौरान लोगों के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा से पहले 30 से 31 जनवरी को अमित शाह बंगाल का दौरा करेंगे। प्रतीकों की राजनीति में बीजेपी ने ममता को मात देने की और भी तैयारियां की हैं। 2 दिन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इसे पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के लिए खुद पीएम मोदी बंगाल में होंगे। हालांकि शुरुआत और पहले हो चुकी है, जब अमित शाह ने शांति निकेतन और फिर बंगाल के आदिवासी इलाकों का दौरा किया था। जो महापुरुष राजनीति में वोट का जरिया बन रहे हैं, उनकी मूर्तियों पर पीठ पीछे कुछ लोग हथौड़े भी चला रहे हैं। मिदनापुर में एक स्कूल में यही हुआ। এটা তৃণমূলের কালচার, মনীষীদেরকে সম্মান দিচ্ছেন না, এটা তৃণমূলের কালচার। তৃণমূলের কখনো কেউ বলছে না যে বাংলার গর্ব নেতাজি সুভাষ, বাংলার গর্ব রাসবিহারী বসু, বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি, ওনারা বলছে তৃণমূল। তারা পুরোপুরি তৃণমূলই ভেঙেছে হয়তো। हिंसा का निशाना सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि एक दूसरे के कार्यकर्ता भी बन रहे हैं। मारपीट पत्थरबाजी तो बंगाल में हर चुनावी रैली का हिस्सा बन गई है। कोलकाता में टीएमसी की एक रैली में तो गोली मार देने का नारा लगने लगा। শুভেন্দু অধিকারী বলেছে যে নন্দীগ্রামে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 50,000 ভোটে না হারাতে পারি তাহলে রাজনীতি ছেড়ে দেব। তার উত্তর দিতে আমি যাচ্ছি খেজুরি। যদি 1 লক্ষ ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিততে না পারে আমরা হাতের পাঞ্জা কেটে দেব।
सड़कों पर बाहुबल का खेल है तो पर्दे के पीछे सियासत का पुराना खेल भी पूरे जोरों पर है। कल टीएमसी के एक और विधायक अरिंदम भट्टाचार्य ने भगवा झंडा उठा लिया। कहा जा रहा है कि 30 जनवरी को अमित शाह के दौरे में ऐसे कई नेताओं की कतार लगने वाली है। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल की सियासत जोड़ तोड़ से तोड़फोड़ तक पहुंच चुकी है। पार्टी जहां महापुरुषों को लेकर सियासी कार्ड खेल रही है, तो वहीं अब पश्चिम बंगाल में मूर्तियां अराजक तत्वों के निशाने पर हैं, जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा रही है। बंगाल चुनाव से पहले जिन महापुरुषों के नाम पर पार्टियां सियासी कार्ड खेल रही हैं, उनका एक दूसरा चेहरा ये भी है। हिंसा, हत्या और बदजुबानी के बीच सियासत मूर्तियों को तोड़ने तक पहुंच चुकी है। अराजक तत्वों की हरकतें देखिए, जो शायद इस मुगालते में रहते हैं कि चंद मूर्तियों को तोड़कर उनके सिद्धांतों और आदर्शों को तोड़ देंगे। स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में प्राथमिक विद्यालय में लगे अलग अलग महापुरुषों की 6 मूर्तियां तोड़ी गई, जिनका मकसद इलाके में अपने वोट बैंक को साधना बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में रोष है। वहीं बीजेपी ने मामले की शिकायत प्रशासन से की है। এটা তৃণমূলের কালচার, মনীষীদেরকে সম্মান দিচ্ছেন না, এটা তৃণমূলের কালচার। তৃণমূলের কখনো কেউ বলছে না যে বাংলার গর্ব নেতাজি সুভাষ, বাংলার গর্ব রাসবিহারী বসু, বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি, ওনারা বলছে তৃণমূল। তারা পুরোপুরি তৃণমূলই ভেঙেছে হয়তো। एक तरफ टूटी मूर्तियां तो दूसरी तरफ मंचों से महापुरुषों को लेकर सियासत जारी है, जहां अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अब मोदी सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। बीजेपी का पराक्रम दिवस दीदी को रास नहीं आया, तो उन्होंने देश के नायक दिवस के तौर पर नेताजी की जयंती मनाने का ऐलान कर दिया। केंद्र की घोषणा करेছে না করছে, इट इज देयर एक्सपियर, মানে इट इज देयर डिस्क्रिएशन, बट वी आर नॉट हैप्पी। पहले तो नेताजी का नाम मालूम ही नहीं था उनका, वो लोगों का। पहले तो बोला था सब फाइल देंगे, उसका बाद तो आधा दिया आधा नहीं दिया। चुनाव आते हैं तो बंगाल को नाम याद आता है, चुनाव चला जाता है तो बंगाल को भूल जाता है। ममता जी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी नहीं है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र दिया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया है, इसलिए ममता जी के प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता नहीं है। जनता प्रमाण पत्र देगी आने वाले विधानसभाओं में कि माओवादियों को संरक्षण देने वाली ममता जी सही है या इस देश के अंदर विकास का रास्ता दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सही है। बंगाल की सियासत और हिंसा का चौली दामन का साथ है। ऐसे में महापुरुषों पर छिड़ी जंग के बाद अब मूर्तियों से तोड़फोड़ की तस्वीरें बंगाल में गिरती सियासत के स्तर की कहानी बयां कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की पिक्चर गैलरी में सावरकर की तस्वीर लगाने पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के साथ सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आपत्ति दर्ज की है। आखिर सावरकर का विरोध करके कैसे कांग्रेस फंस गई है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। एक बार फिर सावरकर के अतीत का पन्ना कांग्रेस ने खोला और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अब की बार हमला राहुल गांधी ने नहीं बल्कि उनकी पार्टी के एमएलसी की तरफ से बोला गया। मामला उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में लगाई गई सावरकर की तस्वीर का है। मंगलवार को योगी ने पिक्चर गैलरी का लोकार्पण किया था, लेकिन गैलरी में सावरकर के चित्र पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि जिस गैलरी में देश के क्रांतिकारियों के चित्र हैं, उसी गैलरी में रिहाई के बदले अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर का चित्र क्यों लगाया गया? कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के एमएलसी ये सब लोगों को इतिहास पता ही नहीं है। ये इतिहास सीमित रखना चाहते हैं परिवार तक की। कांग्रेस के एमएलसी को तो इतना ही देख लेना चाहिए जो उनकी नेता इंदिरा गांधी जी ने कहा था जब डाक टिकट दिया था, कहा था कुछ भी हो जाए मगर एक बड़े योद्धा थे, इन्होंने राष्ट्रभक्ति की गाथाएं लिखी हैं, ये सब उन्होंने कहा। कांग्रेस को अब जो राष्ट्रभक्त हैं इस देश के, जिनका इतिहास में नाम होना चाहिए था, उनको अपमान करना बंद करना चाहिए। कांग्रेस एमएलसी की तरफ से विधान परिषद से सावरकर की तस्वीर हटाने के लिए परिषद के सभापति रमेश यादव को चिट्ठी लिखी।
सभापति रमेश यादव ने सावरकर की तस्वीर वाले मुद्दे पर विधान परिषद के प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। सावरकर की तस्वीर पर कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस को इंदिरा गांधी की टिप्पणी याद दिलाई। जो यातनाएं सावरकर को दी गईं, जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ और जिस तरह से उनको लांछित करने का प्रयास किया गया, वो अपमानजनक है, त्रासद है। तब एक दो दलों के ऐसा कहने से कि इनका फोटो नहीं लगाया जाना चाहिए, ये एक राजनीतिक टिप्पणी है, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता हम नहीं समझते। बीजेपी ने कांग्रेस पर क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्ति सावरकर के अपमान का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस की प्रतिक्रिया नहीं बदली। आजादी के आंदोलन में सावरकर जी की भूमिका को लेकर के पहले से ही गंभीर प्रश्न खड़े हैं। ये अपने आप में सच है कि सेलुलर जेल से उन्होंने कई बार माफीनामे लिखे। ये भी अपने आप में सच है कि माफी मिलने के बाद श्री सावरकर जी को लगातार पेंशन भी मिलती रही। शेयर बाजार में इस वक्त उछाल देखा जा रहा है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का शेयर बाजार ने स्वागत किया है। सेंसेक्स पहली बार 50,000 के पार पहुंच गया है। निफ्टी भी 14,000 के पार पहुंच गया है। तो कल के बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद इस तरह का संकेत शेयर बाजार में, सुबह से ही जब शेयर बाजार खुला तो बड़ी उछाल के साथ निफ्टी में उछाल देखा गया। 14,000 के पार निफ्टी पहुंच गया है, जबकि सेंसेक्स पहली बार इस साल 50,000 के पार पहुंच गया है।